हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, दिस इज स्वाति, योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जहां मिलती है आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री। चाहे हम एकेडमिक्स एजुकेशन की बात करें या हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की या हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज की बात करें, एंड इफ नथिंग मोटिवेशन। So this is one platform where you are going to get it all and absolutely free, right? So you don't have to pay for anything. You will get notes here, you will get education from the best of the teachers. Now in this lecture, I'm going to start with paper 9. This is a sample paper for class 9 English literature and language. सो यहाँ जो ये सैम्पल पेपर्स है इसके ऑलरेडी 8 पेपर्स मैं रिलीज कर चुकी हूँ. दिस इज द 9th पेपर एंड आफ्टर दिस इज अनदर पेपर. सो आपके पास 10 सैम्पल पेपर्स हैं, विच मीन्स दैट यू हैव गॉट अ लॉट टू प्रैक्टिस. एंड नाउ आई एम गोइंग टू क्विकली स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, ये सब ऑलरेडी चांदी मैम कवर करवा चुकी है. सो आई हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग सैम्पल पेपर क्वेश्चंस और ये भी अब हम बस फिनिश करने वाले हैं. All you have to do is practice. Now, ये जो instructions हैं अभी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं. We are going to repeat it once again. You have got 3 hours to do your paper. आपका जो पूरा पेपर है वो 80 मार्क्स का होगा. अब आपका जो पेपर है इसमें आपको इनिशियली 15 मिनट्स मिलेंगे जिसमें you can just go for like टू अंडरस्टैंड. आप पेपर को एनालाइज करोगे, आप अंडरस्टैंड करोगे कि आपको ये जो पेपर है इसमें कौन सा सेक्शन पहले स्टार्ट करना है, कौन सा सेक्शन आपको लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे से आ रहा है. यू हैव गॉट 3 सेक्शंस. पहला सेक्शन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा सेक्शन है ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग, एंड द लास्ट सेक्शन इज लिटरेचर. एंड फाइनली दे यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू ऑल द क्वेश्चंस. क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस दी हुई है, आपको उसी को फॉलो करना है. ठीक है. Now we are going to start with section A because I just do not want कि ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाए. बच्चे बोल रहे हैं कि मैम ये लेंदी है, लेकिन सोचो ना आप, हम 4 पैसेजेस कर रहे हैं, हम राइटिंग कर रहे हैं, हम पूरी क्रिएटिव राइटिंग का लेटर राइटिंग, डायरी राइटिंग सब कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत लंबा तो होगा ही होगा, राइट. We live in an age of wonders and miracles. आज हम एक ऐसी एज में रहते हैं जिसमें हर जगह wonders हो रहे हैं, miracles हो रहे हैं. It has been called the age of science, and different aspects of our life that have changed in the preceding centuries have been attributed to science. आज जब हम जिस एज में रह रहे हैं इसे बोलते हैं एज ऑफ साइंस. पहले जो हम रहा करते थे और आज में हम जो है ये कह सकते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो पूरी साइंस की देन है. क्यों? क्योंकि हर जगह आप अगर आज मैं इसमें इस बोर्ड पे लिख पा रही हूँ, दैट इज बिकॉज ऑफ साइंस. इफ आई एम स्टैंडिंग हियर, दैट इज बिकॉज ऑफ साइंस, राइट. This is completely true, but it is not, it is only one side of the coin. साइंस की वजह से बहुत सारे एडवांटेजेस तो हमें मिले हैं, लेकिन ये सिर्फ सिक्के का एक पहलू है. The flip side is that as we have advanced more and more, something fundamental to humanity has been left behind. और बात ये है, इसका जो दूसरा जो पहलू है वो ये कि जैसे से हम एडवांस होते जा रहे हैं, कहीं हमारी एक फंडामेंटल जो बेसिक एम्पैथी होती है, बेसिक फीलिंग्स होती हैं, वो ख़त्म होती जा रही हैं. Values such as empathy and concern for our fellow human beings are gradually being eroded due to the onslaught of our ever-evolving lifestyles, aided by the marvels of technological advancement. अब क्या हो रहा है? वैल्यूज जैसे कि एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब होता है दूसरों का दर्द समझना, एंड कंसर्न फॉर अ फेलो ह्यूमन बींग्स, और जो हमारे साथ वाले हैं उनके लिए कंसर्न शो करना, ये धीरे धीरे इरोड होता जा रहा है. इरोड का मतलब क्या हो रहा है? धीरे धीरे साफ होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, ड्यू टू द ऑनस्लॉट ऑफ आवर एवर इवॉल्विंग लाइफस्टाइल्स. क्यों? क्योंकि हर जगह बस एक रेस चल रही है. आप अपनी लाइफस्टाइल को बेटर करना चाह रहे हो, एडेड बाय द मार्वल्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. और इसमें जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हैं उसके जो मार्वल्स हैं उसी की वजह से इनको और जो है अपलिफ्टमेंट मिल रहा है. टेक द एग्जाम्पल ऑफ द इंटरनेट. इंटरनेट का एग्जाम्पल लेते हैं. ऑन द वन हैंड, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एट द क्लिक ऑफ अ बटन इज अ बून टू एवरीवन, मेकिंग आवर लाइव्स मच सिंपलर. एक जगह देखा जाए तो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज जो है एक क्लिक में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपको कनेक्ट कर रहा है, और हमारी लाइफ को उसने बहुत ईजी कर दिया है. ऑन द अदर, इट हैज़ सीवियरली लिमिटेड एक्चुअल कॉन्टेक्ट विथ टीचर्स, फ्रेंड्स एंड एल्डर्स. लेकिन अगर दूसरी जगह देखा जाए तो अब आपका टीचर्स से, अपने फ्रेंड्स से, अपने एल्डर्स से वो कॉन्टैक्ट छूट ही गया है. एक्चुअली आप मिलते ही नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पर मैसेज कर दिया या सोशल मीडिया के किसी और प्लेटफॉर्म पे.
Thus, the learning that a person gains is incomplete as he or she cannot easily take the advice that another person can give on the basis of knowledge and practical experience that is at his or her disposal. Now, इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, आप मैसेजेस पे फोन पे कितनी भी बात कर सकते हो, बट आप जैसे ही उस पर्सन के सामने जाते हो आपको समझ ही नहीं आता आपको बात क्या करनी है. इट गेट्स रियली वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपके पास वहाँ इमोजीज भेजने के लिए कुछ नहीं होता, आपको नहीं समझ में आता सामने आप क्या बात करोगे, और यही जो एक ह्यूमन टच है ये मिस होता जा रहा है. Today, a small child can access and navigate the internet with ease that still astounds those from the older generation. आज एक छोटा सा बच्चा इजीली मोबाइल पे पूरा एक्सेस कर सकता है, आपको सब बता देगा, और बड़े लोग जो होते हैं वो इतने ज़्यादा स्टाउंड हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं कि इतना देखो इतना सा बच्चा इसको पूरा मोबाइल चलाना आता है. But what is even more astounding is the neglect of the basic human traits of friendship, society, relationships and family values. लेकिन इससे भी ज़्यादा सरप्राइज या हमें कहना चाहिए शॉकिंग पार्ट ये है कि इस एडवांसमेंट की वजह से आपके जो बेसिक ह्यूमन ट्रेट्स होते हैं, जैसे आप दोस्ती बात करो या रिलेशनशिप्स की बात करो, सोसाइटी की बात करो, फैमिली वैल्यूज़ की बात करो, ये सब खत्म होता जा रहा है. Owing to all the technological advancements and the gadgets available today, children often miss out on the most enriching of childhood experiences such as playing outdoor games with friends. अब क्या है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकली हम एडवांस होते जा रहे हैं, इतने ज़्यादा गैजेट्स अवेलेबल हैं कि बच्चे जो है अपना बचपना भूल ही गए हैं. उनको बाहर फ्रेंड्स के साथ गेम खेलने जाना, अपार्ट फ्रॉम बीइंग इमेंसली इंजॉयबल एंड फिजिकली एक्सिलरेटिंग, ऑल्सो डेवलप्स. अब वो यहाँ क्या बोल रहे हैं, बच्चे जो है बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना चाहते ही नहीं है, वो यहाँ पे वर्चुअल गेम्स खेल लेते हैं, PS5 खेल लेते हैं, मतलब प्ले स्टेशन एंड ऑन एक्सबॉक्स एक्सेट्रा. उन्हें बाहर जाके जिसमें एक्चुअल फिजिकल स्ट्रेस होता था, जिसमें आपकी बॉडी डेवलप होती थी, जिसमें आपको टीम वर्क सीखने को मिलता था, जिसमें आपको डिसिप्लिन सीखने को मिलता था, वो सारे ट्रेट्स तो मिसिंग है. But now when the concept of friends is gradually being limited to virtual friends, one shoulder to keep to think of the implications for one shudders to think of the implications for the personality development of a child, because the time spent with computers or mobile phones for entertainment can never really substitute for the holistic benefits of outdoor play. अब वो बोल रहे हैं कि अब जो है धीरे धीरे फ्रेंड्स का कॉन्सेप्ट जो है ना सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल फ्रेंड्स तक लिमिटेड रह गया है. तो हमें डर लगता है, शडर करते हैं, मतलब हमारी रूह कांप जाती है सोच के कि बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट, उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कैसे होगा. क्यों? क्योंकि ना वो बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना जाना पसंद करता है, ना उसके अंदर कहीं डिसिप्लिन है, ना उसके अंदर कोई टाइम मैनेजमेंट का चीज़ है. वो कंप्यूटर्स और मोबाइल फ़ोन्स का इतना आदी हो चुका है कि अब जो है उसकी वजह से उसको एक बाहरी दुनिया, जो हमारी दुनिया, उससे वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है. As for me, I think this age of rapid development has created at least as many problems as it has solved. मेरे को लगता है कि ये जो एज ऑफ साइंस है, इसने जितनी बोन दिया है उतना ही कर्ज दिया है. The reason is that the basic goal of life, the pursuit of happiness, has now been replaced by the pursuit of money. Basic reason ये है कि जो पहले हम खुशी के पीछे भागते थे, अब हमें लगता है पैसा खुशी, और हम पैसे के पीछे भागते हैं. Money and happiness are considered analogous in our present society, but actually are not so. Money और happiness, जिसके पास जितना पैसा वो उतना ज़्यादा खुश, इसको हमने मान लिया है हमारी सोसाइटी ने, लेकिन ये सच नहीं है. In this mindless pursuit of money, nobody has time now to appreciate the beauty of life, which consists of a simple act of kindness to someone in a time of need. अब यहाँ वो कह रहे हैं आज जो है बिना सोचे समझे हम सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं. किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो ज़िंदगी की खूबसूरती को अप्रिशिएट कर सके, जिसमें क्या है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, काइंडनेस है. और दूसरा क्या होता है, जब किसी की मदद कर सकते हो, आप किसी की ज़रूरतमंद की मदद करते हो, तो आपको उससे ज़्यादा खुशी कहीं नहीं मिलती. So there is an urgent need to stop for a moment and think about where we are actually heading. It is development or destruction. तो हमारे लिए अब ये ज़रूरी हो गया कि हम एक मोमेंट लें और सोचें कि हमें क्या चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए या डिस्ट्रक्शन चाहिए. Do we have to wait until people have grown so much apart from each other that we cannot see the suffering of our own species due to our mindless greed, or can we still mend our way? तो यहाँ वो बोल रहा है क्या हमें वाकई रुकना पड़ेगा कि भैया लोग जो हैं एक दूसरे से इतना ज़्यादा दूर हो जाएं कि उनको एक दूसरे की तकलीफ़ भी समझ में नहीं आए, और हमारे अंदर की पूरी जो एम्पैथी है वो ख़त्म हो जाए. क्या इतना देर तक रुकना ज़रूरी है? एंड दैट इज़ द एंड ऑफ आवर पैसेज.
पैसेज करने का मैंने आपको तरीका बताया था। क्या बताया था कि जब आप पैसेज पढ़ रहे हो, डिफिकल्ट जितने भी वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर लो, हर पैसेज के बगल में कुछ कीवर्ड्स लिख लो, या आप ये लिख लो ये पैसेज किस बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर से। पहला क्वेश्चन है, गिव एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। इस पैसेज का टाइटल क्या होना चाहिए? टेक्नोलॉजिकल स्टैग्नेशन, टेक्नोलॉजी एकदम रुक गई है, नहीं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, द फ्लिप साइड, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इसका दूसरा पहलू। टेक्नोलॉजिकल डिक्लाइन या टेक्नोलॉजिकल डिसेंट? द आंसर इज बी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। लेट्स सी द फ्लिप साइड और द फ्लिप साइड। What is the other side of the coin in the passage? पैसेज में दूसरा कॉइन का साइड क्या है? So with the advancement, humanity है, advancement has been hampered by humanity, advancement जो है humanity के कारण खराब हो गया है, we haven't progressed at all or none at all. So the answer here is advancement के साथ जो है humanity पीछे हो गई है। What does the older generation wonder about? Older generation की सोचता है कि छोटे छोटे बच्चे कितना आराम से कर पा रहे हैं। So how small children can access and navigate the internet easily? Give an antonym of preceding. Preceding मतलब उसके पहले लगने वाला, तो इसके बाद क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा following, जो उसके पीछे पीछे आ रहा है। Give a synonym of destruction. Destruction का मतलब होता है तबाही। Construction no, production no, इसमें भी दोनों ही चीज में कुछ नया आ रहा है। Demolition yes, demolition मतलब जैसे बिल्डिंग्स को आप demolition हो जाता है ना बिल्डिंग्स का, मतलब उसको आप तोड़ देते हो, डिस्ट्रॉय कर देते हो। Pick the benefits of playing outdoor games as mentioned in the passage. So outdoor games खेलने का क्या फ़ायदा है? Enjoyable होते हैं, physically exhilarating होते हैं, develop traits such as teamwork and discipline, and last में all of the above. The answer is all of the above. क्यों? मज़ा भी आता है, physically आप थकते भी हो, उसके अलावा teamwork और discipline जो होते हैं उनके traits भी आपके अंदर develop होते हैं। The value of values being lost due to technological advancement. कौन सी चीज़ है जो मिस हो गई है? वो है काइंडनेस भी है, एम्पैथी भी है और कंसर्न भी है, तीनों मिसिंग है। According to the passage, the true happiness किस में है? काइंडनेस में है। Simple act of kindness. Happiness has become analogous to happiness को अपन कैसे मापते हैं? इसके पास इतना पैसा है तो उतना हैप्पी है, मनी से मापते हैं। Which of the following values have been gradually eroded? कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको धीरे धीरे हटा दिया गया है? मटेरियलिज्म, कंसर्न या एम्पैथी? द आंसर इज बोथ बी एंड सी, कंसर्न भी और एम्पैथी भी दोनों हटा दिए गए हैं। इंटरनेट हैम्पर्स द होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड बाय, इंटरनेट जो है एक बच्चे को ओवरऑल 360 डिग्री जो उसका जो डेवलपमेंट होता है उसको करने से कैसे रोकता है? द आंसर इज प्रोवाइडिंग वर्चुअल फ्रेंड्स एंड गैजेट्स, बहुत गैजेट्स देती है, बहुत सारे वर्चुअल फ्रेंड्स देती है, जरूरत ही नहीं है किसी की। And then the last question, choose the synonym of astounding, surprising. The answer is astonishing, which is again surprising. ठीक है, अब हम आते हैं passage number 2 पे। So let's start the second passage now. Kosni is situated at the height of 6,075 feet in the central Himalayas. अब ये एक factual based passage है। कॉस्नी के बारे में बताया जा रहा है। कॉस्नी कितनी हाइट पे सिचुएटेड है? 6,075 feet in the Himalayas, ठीक है। It is unusually attractive little town. It covers just about 5.2 square kilometers. तो ये एक बहुत अट्रैक्टिव छोटा सा टाउन है। कितना किलोमीटर है? सिर्फ 5.2 स्क्वायर किलोमीटर। It lies in the north of Almora in उत्तराखंड। कहाँ पे है ये? North of Almora in उत्तराखंड, पिक्चरस्टिक कुमाऊं रीजन, कुमाऊं रीजन में है ये। Kosni provides the 300 kilometer wide breathtaking view of the Himalayas. इससे आपको हिमालयास का 300 किलोमीटर वाइड breathtaking view देखने को मिलता है। It is the most striking aspect of this place. मतलब इस प्लेस का सबसे अच्छा जो अमेजिंग जो व्यू है, ये जो 300 किलोमीटर वाइड breathtaking व्यू दिखता है, वही उसका USP है। स्नो कैप्ड पीक्स आर स्प्रेड इन अ स्टेटली रो, एकदम जो स्नो कैप्ड पीक्स होते हैं, है ना, तो जितने आपके जो अलग अलग माउंटेन्स हैं वो सब एक रो में है वहाँ पे। दे स्टेयर एट यू इन सिल्वरी वाइट मेजेस्टी, ऐसा लगता है वो जो है एकदम सिल्वरी वाइट मेजेस्टिक जो माउंटेन्स है वो आपकी तरफ देख रहे हैं। The most famous peak on view is Nanda Devi, the second highest mountain in India. इसमें जो सबसे खूबसूरत पीक जो नज़र आता है वो कौन सा है? नंदा देवी है, जो कि इंडिया में सेकेंड हाईएस्ट पीक है। It is situated at a height of 25,645 feet and is 36 miles away as the
crow flies. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो है ये 25,645 फीट की हाइट पे है और the other famous peaks on view are Chaukhamba, which is at the height of 23,420 feet, Trishul mountain जो कि है 23,360 feet. Then there are also Neelkant, नंदाघुंटी, नंदा घाट एंड नंदा कोट. ये सारे पीक्स हैं जो नजर आते हैं. On a clear day, the blue of the sky makes a splendid background to these peaks. अगर मौसम एकदम साफ है, अगर बादल नहीं है तो क्या होता है, एकदम ऐसा लगता है ब्लू माउंटेन उसका बैकग्राउंड बन जाते हैं. ब्लू माउंटेन ही ब्लू स्काई. At sunrise and at sunset, when the color of the sky changes to a golden orange, the scene gets etched in your memory. तो अगर क्लियर स्काई है और सनराइज या सनसेट का टाइम है तो ऐसा लगता है, ये इतना खूबसूरत लगता है, एकदम गोल्डन येलो ऑरेंज, कि वो आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए एच हो जाता है, मतलब कार्व हो जाता है, रह जाता है. When Gandhiji visited this place in 1929, its scenic beauty held him spellbound. तो जब गांधी जी ने 1929 में ये प्लेस विजिट की थी तो इतनी खूबसूरत जगह देख के वो जो है कुछ बोल ही नहीं पाए. He named it the Switzerland of India. उन्होंने कहा ये तो इंडिया का स्विट्जरलैंड है. He prolonged his 2-day stay to 14 days, making time to write a book, अनाशक्ति योगा. उन्होंने अपने 2 दिन के ट्रिप को 14 डेज का ट्रिप कर दिया, जहाँ पे उन्होंने इसके ऊपर एक बुक लिखी, अनाशक्ति योगा. The place where he was staying was originally a guest house of a tea estate. जहाँ वो रह रहे थे वो पहले जो था एक टी एस्टेट का गेस्ट हाउस था, मतलब जो ओनर था उसका गेस्ट हाउस था. It was renamed अनाशक्ति आश्रम after the book. बुक के बाद उसका नाम रख दिया गया अनाशक्ति आश्रम. Kausini is the birthplace of Sumitranandan Pant, India's poet laureate. सुमित्रानंदन पंत जो कि इंडिया के एक बहुत ही ज़्यादा जाने माने पोइट हैं, उनका जन्मस्थल है. इट्स नेचुरल सराउंडिंग्स इंस्पायर्ड मेनी ऑफ हिज पोम्स. तो उसकी जो नेचुरल सराउंडिंग्स है, उनकी जितनी भी पोम्स हैं उनमें से काफ़ी सारी पोम्स उसके सराउंडिंग्स से जो हैं प्रेरित हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं. इट्स टी गार्डन्स मिंगल विद डेंस पाइन फॉरेस्ट एंड फ्रूट ऑर्चर्ड्स. उसमें जो टी गार्डन्स हैं वो फ्रूट ऑर्चर्ड और डेंस फॉरेस्ट से मिले हुए हैं. The area is also host to many fairs and religious ceremony. वहाँ पे काफ़ी मेले लगते हैं, काफ़ी religious ceremonies भी होती है. If Uttarakhand is the abode of gods, Kausini is God's own backyard. अगर हम उत्तराखंड को क्या कहते हैं कि ये भगवान की नगरी है, मतलब भगवान का घर है, तो कौसनी भगवान के उस घर का बैकयार्ड है. There is no traffic, no one is in a hurry. ना ट्रैफिक होता है, ना लोग जल्दी में होते हैं. If serenity could be put on a canvas, अगर सुख शांति और काम को अगर आप एक कैनवस पे लिख दो तो किस चीज़ की पिक्चर ड्रॉ हो जाएगी? कौसनी की. अब यहाँ पे आपको एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें दिया हुआ है एवरेज रेनफॉल इन मिलीमीटर इन कौसनी. कौसनी में जो एवरेज रेनफॉल होती है, तो अगर हम इसमें देखें तो 30 मिलीमीटर रेनफॉल होती है जनवरी में, अराउंड 60 थी फेब में, अराउंड 25 और आई शुड से अराउंड 45 थी मार्च में, अप्रैल में और कम, 90 थी मई में और सबसे ज़्यादा कब थी? जून में रेनफॉल थी. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं सबसे ज़्यादा रेनफॉल जून में है, उससे कम जो है वो मई में है, सबसे कम रेनफॉल जो है वो जनवरी और अप्रैल में ऑलमोस्ट सिमिलर है. ठीक है, तो अब हम जाते हैं क्वेश्चंस पे. पहला क्वेश्चन है वेयर इज कौसनी सिचुएटेड. कौसनी कहाँ सिचुएटेड? अब आप ऑलरेडी पैसेज में अंडरलाइन कर चुके हो. ठीक है, तो जब आप वापस जाके देखोगे इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू. सो कौसनी जो है वो सेंट्रल हिमालयाज में सिचुएटेड है. व्हाट इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट ऑफ कौसनी? सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट ये है दैट इट प्रोवाइड्स पूरा जो हिमालयाज का 300 किलोमीटर का व्यू. विच मंथ रिसीव द लोवेस्ट रेनफॉल? कौन सी मंथ में सबसे कम बारिश हुई है? इट इज़ अप्रैल. विच इज़ द मोस्ट फेमस पीक ऑन व्यू इन कौसनी? कौसनी में जो इतने सारे पीक दिखते हैं उसमें नंदा देवी जो है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है. गिव अ सिनोनिम ऑफ सेरेनिटी. सेरेनिटी का हो जाएगा कामनेस, शांति. द एवरेज रेनफॉल इन द मंथ ऑफ मार्च. मार्च में कितना हुआ था एवरेज रेनफॉल? इट वॉज 50 मिलीमीटर. इज द अबोर्ड ऑफ गॉड्स. किसे बोलते हैं भगवान का घर? उत्तराखंड. देन वी हैव गांधी जी ने कौसनी को क्या नाम दिया? स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया. एट सनराइज एट सनसेट, इसका जो पूरा जो कलर है कौन से कलर में चेंज हो जाता है? गोल्डन ऑरेंज.
जो वर्ड है स्पेल बाउंड हो जाना, इसका मतलब क्या हो जाता है? मिसमराइज हो जाना, मतलब आपको लगता है ओ माय गॉड क्या देख लिया, वाह। गांधी जी ने अपने 2 दिन के ट्रिप को कितना लंबा कर लिया था? 14 डेज। कौन से मंथ में रिसीव्ड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द रेनफॉल ऑफ जून? जून में सबसे ज्यादा रेनफॉल हुई थी, तो उससे आधी रेनफॉल कौन से मंथ में हुई थी? इट वॉज मई। अब है, आते हैं हम सेक्शन बी में, जो है ग्रामर सेक्शन। फैक्चुअल बेस्ड जो पैसेज था वो तो बहुत ही ज़्यादा आसान था, राइट? तो अब हम आते हैं ग्रामर सेक्शन पे। सबसे पहले आपको यहाँ पे गैप फिलिंग का क्वेश्चन। आर क्लास डैश फॉर अ पिकनिक नेक्स्ट फ्राइडे। हमारी जो क्लास है वो नेक्स्ट फ्राइडे एक पिकनिक के लिए जाने वाली है, तो आप क्या बोलोगे? आर क्लास, ऑप्शंस क्या क्या है? विल गो फॉर अ पिकनिक नेक्स्ट फ्राइडे, गोइंग, हैव गॉन या गॉन। आंसर आ जाएगा विल गो, क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। वी डैश बाय बस, हम बस से जाएंगे, अगेन फ्यूचर की बात हो रही है, सो वी विल ट्रैवल बाय बस। ओके। द टीचर्स डैश ऑल प्रिपरेशंस बिफोर वी लीव, टीचर्स जो है पूरी प्रिपरेशंस खत्म कर लेंगे, हमारे जाने से पहले कर लेंगे। द टीचर्स कर चुके होंगे, मतलब हमारे जाने से पहले वो सारी प्रिपरेशंस कर चुके होंगे। Past and perfect, will have made all the arrangements, preparations. The headmistress dash us later on. Headmistress जो है हमें बाद में join करेंगी, again future, so will join. We dash for 2 hours before we reach Millennium Park at 2 PM. हमें जो है 2 घंटे के लिए चलते रहना पड़ेगा, मतलब ट्रैवल करना पड़ेगा, तब हम 2 बजे मिलेनियम पार्क पहुंचेंगे। करना पड़ेगा, हमें ट्रैवल करना पड़ेगा। वी शैल हैव ट्रैवल्ड, हम इतना ट्रैवल कर चुके होंगे, उसके बाद हमें उतना टाइम लगेगा। वी आर श्योर दैट इट डैश एन एक्साइटिंग शॉर्ट ट्रिप, हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये जो है बहुत ही अच्छा एक्साइटिंग ट्रिप होगा। इट विल बी, होगा, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अपने पास यहाँ पे एरर फाइंड करना है हमको। Neil Armstrong was the commander for Apollo 11. He was the commander for Apollo या of Apollo? इनका अपोलो 11 के कमांडर थे, तो यहाँ for नहीं आएगा, यहाँ of आ जाएगा। He was the first to walk over the moon या walk on the moon? क्या आएगा इसका आंसर? It will be walk on the moon. Next is what many people do not knew is that. What many people do not knew या do not know? The answer is do not know. Unlike most of their fellow is that unlike most of their fellow, most of their नहीं, most of his, हम नील आर्मस्ट्रॉन्ग की बात करें, एक इंसान की बात करें। He was the civilian and not part of the military. He was द सिविलियन नहीं, ही वॉज अ सिविलियन, वो एक सिविलियन थे, द नहीं आएगा, कोई स्पेसिफिक सिविलियन नहीं थे, एक सिविलियन थे, ठीक है। अब हम आ गए हैं वर्ड बिफोर, मिस्ड वर्ड और वर्ड आफ्टर, ओके। द टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म फोकस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म आर फोकस्ड ऑन द, तो यहाँ पे आएगा जैनिज्म आर फोकस्ड ऑन द प्यूरिफिकेशन ऑफ द सोल, नॉट टूवर्ड्स द। अब यहाँ पे प्यूरिफिकेशन ऑफ द सोल, जो टीचिंग्स है जैनिज्म की वो सोल के प्यूरिफिकेशन पे है, एंड नॉट टूवर्ड्स द रियलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड मटेरियल रिवॉर्ड्स, रियलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड मटेरियल रिवॉर्ड्स। Nakoda ji has a tutelage where Jain scholars are trained or were trained, ठीक है, are trained for treating knowledge the highest pursuit. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? For treating knowledge as the highest pursuit, as the highest pursuit. अब हमारे पास यहाँ पे एक डायलॉग है जिसको हमें रिपोर्ट करते हुए लिखना है। सो सबसे पहला है, शिखा ने कहा हेलो अनीता, हाउ आर यू। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, हम क्वेश्चन में जाके देखेंगे। अनीता ने रिप्लाई किया, क्या रिप्लाई किया? अनीता सेड आई एम फाइन बट माई पेट डॉग इज नॉट वेल। सो अनीता रिप्लाइड दैट आई की जगह हो जाएगा शी, एम की जगह हो जाएगा वॉज, दैट शी वॉज फाइन बट हर पेट डॉग इसकी जगह हो जाएगा वॉज, ठीक है। सिंपल अगर प्रेजेंट होता है तो सिंपल पास्ट में हो जाता है, तो आई एम फाइन का हो जाएगा शी वॉज फाइन। तो देखो यहाँ पे आंसर क्या आया है, दैट शी वॉज फाइन बट हर पेट डॉग वॉज नॉट वेल।
अब नेक्स्ट क्या है, शिखा इंक्वायर्ड, शिखा ने क्या पूछा, व्हाट हैपेंड टू हिम। शिखा इंक्वायर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिम। ये क्यों लिखा हमने, देखो यहाँ पे है माई पेट डॉग इज नॉट वेल, व्हाट हैपेंड टू हिम, ये पास्ट है और हमें पता है जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं तो पास्ट जो होता है सिंपल पास्ट वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, तो व्हाट हैपेंड टू हिम हो जाएगा व्हाट हैड हैपेंड टू हिम। Oh, he has not been eating anything for 2 days. So अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अनीता sadly explained that he, अब यहाँ पे he has not been eating का क्या हो जाएगा, he had not been eating anything for 2 days. अब ये for 2 days का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा सेम ऐसा ही, ओके। नेक्स्ट है, शिखा suggested that she should take him to a veterinary doctor. अनीता agreed and अनीता ने क्या बोला, yes I will do so. So अनीता ने बेसिकली बोला yes, she said that she would do so. okay? अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द लायन वॉज किल्ड डैश द हंटर डैश अ sword. तो लायन वॉज किल्ड बाय द हंटर विथ अ sword. यहाँ पे आपको प्रिपोजिशन सही लिखना है, एक हंटर के द्वारा एक स्वॉर्ड की मदद से, तो बाय और विथ इसका आंसर आ जाएगा, द लायन वॉज किल्ड बाय द हंटर विद अ स्वॉर्ड. फादर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी, फादर ने अपनी प्रॉपर्टी 4 बच्चों के बीच में बांट दी, 2 होते तो बिटवीन, 4 है तो अमंग यूज करेंगे. He has been living in this house dash 1985. वो इस घर में 1985 से रह रहा है. 1985 एक पर्टिकुलर ईयर है तो हम फॉर या सिंस क्या यूज करेंगे, सिंस 1985. ठीक है, एक स्पेसिफिक डेट है क्योंकि. डैश बुक्स आर मिसिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी. अब डैश बुक्स की क्या हो जाएगा, डिटर्मिनर, एनी बुक्स आर मिसिंग या सम बुक्स. द आंसर वुड बी सम बुक्स आर मिसिंग. She has not solved dash sums. उसने बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए या उसने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे. So she has not solved many sums. This book is mine but dash is yours. ये तो मेरी है but वो तुम्हारी है, but that is yours. ठीक है. I did not praise anybody. अब I did not praise anybody का अपन जब इसको एक्टिव को पैसिव में कर दें तो हो जाएगा nobody was praised by me. anybody जब आएगा इस साइड में सब्जेक्ट की जगह पे हो जाएगा nobody. nobody अब यहाँ पे पास्ट की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, nobody was praised by me. He hurt his leg in an accident. इसका क्या हो जाएगा, he hurt his leg in an accident. So ये है सब्जेक्ट आपका, काम क्या हुआ, हर्ट करने का, किसे हर्ट किया, उसके पैर को, ये आपका ऑब्जेक्ट है. सो हिज लेग वॉज हर्ट बाय हिम इन एन एक्सीडेंट या हिज, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हिज लेग वॉज हर्ट इन एन एक्सीडेंट या बाय हिम भी लगा सकते हो. सो यहाँ पे क्या हुए, हमारे ग्रामर क्वेश्चंस खत्म हुए. अब हम आते हैं पैराग्राफ राइटिंग में. तो महात्मा गांधी के ऊपर आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है. सो लेट्स स्टार्ट. Mohandas Karamchand Gandhi, known as Mahatma Gandhi, was not only a great politician but also a great social and religious leader. He declared that the highest form of service of the great mother was social service. तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि महात्मा गांधी बहुत अच्छे पॉलिटिशियन ही नहीं बट बहुत ही ज़्यादा बड़े और अच्छे सोशल और रिलीजियस लीडर भी थे. उन्होंने बताया कि अगर आपको सेवा करनी है तो सबसे बड़ी सेवा होती है अपने देश की सेवा. He gave the message of peace to the whole world and believed in humanity. उन्होंने क्या किया, उन्होंने पीस का मैसेज दिया, मतलब वो वायलेंस में बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे और उन्होंने क्या बोला कि पूरे दुनिया को उन्होंने ह्यूमैनिटी का मैसेज दिया. He loved his countrymen very much. वो अपने देश के लोगों से बहुत प्यार करते थे. So the nation called him बापू, the father of the nation. इसलिए जो लोगों ने उनको बापू कहा, फादर ऑफ द नेशन. गांधी जी's मेन प्रिंसिपल्स वर ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस. उनके जो 2 मेन प्रिंसिपल्स थे वो थे ट्रुथ और नॉन वायलेंस. ही बिलीव्ड इन यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड लव. उन्होंने किस चीज़ पे विश्वास किया, यूनिवर्सल ब्रदरहुड और प्यार पे. ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट if we had conflict with Englishmen, let us not hate the Englishmen because both Englishmen and Indians are offspring in the same divinity. उन्होंने कहा अगर हमें Englishmen से प्रॉब्लम भी है, कोई झगड़ा भी है, तो भी हमें उन्हें नफरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम एक ही, मतलब हम हैं तो दोनों इंसान ही, राइट, इसीलिए.
He respected all religions equally because he said essence of all religions is truth. उन्होंने हर धर्म पे बिलीव करते थे क्योंकि वो ये मानते थे कि हर रिलीजन का जो फाइनल में आप जो उसका मतलब कॉन्सेप्ट है वो है सच, ट्रुथ. He advocated universal brotherhood over and above wavering loyalties to nations and religions. वो किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे? यूनिवर्सल ब्रदरहुड पे. On January 30th, 1948, he was shot dead by Nathuram Vinayak Godse in a prayer assembly at Birla House, Delhi. So 30th January 1948 में उनकी डेथ हो गई. उन्हें नाथूराम गोडसे ने मार दिया था. कहाँ पे मारा था? बिरला हाउस, दिल्ली. अब गांधी जी इज सच अ रिनाउंड पर्सनैलिटी कि आपको उनके बारे में बहुत कुछ पता होगा. आप कितना भी लिख के आ सकते हो, बट रिमेंबर ज़्यादा पता है इसलिए ज़्यादा लिख के बताना, आपको वर्ड लिमिट को मेंटेन करना है. राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज. तो यहाँ हमारे पास है रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी. इंडियन हिस्ट्री इज फुल ऑफ द हीरोइक डीड्स ऑफ ग्रेट हीरोज एंड हीरोइंस. पूरी जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें हमारे इधर पे जो ग्रेट हीरोज हैं, ग्रेट हीरोइंस हैं, उनकी बहादुरी के किस्सों से भरी हुई है. रानी लक्ष्मीबाई इज़ वन ऑफ देम. रानी लक्ष्मीबाई भी उन्हीं बहादुरों में से एक है. शी वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर. शी वॉज द फर्स्ट वुमन टू सेक्रीफाइस हर लाइफ फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री. वो एक बहुत बड़ी फ्रीडम फाइटर थी. अपने देश के लिए जान गंवाने वाली पहली फ्रीडम फाइटर थी वो. She sacrificed her life but did not bow down before the English rulers. उन्होंने अपनी लाइफ ख़त्म कर दी, लेकिन वो इंग्लिश रूलर्स के सामने झुकी नहीं. This star of heroism was born on 1st of November 1835 in a noble family in Banaras. बनारस में 1st of November को एक नोबल फैमिली में ये पैदा हुई थी 1835 में. हर फादर वॉज मोरपंत तांबे एंड हर मदर वॉज भागीरथी सप्रे. हर पेरेंट्स नेम्ड हर मणिकर्णिका आफ्टर द रिवर गंगा. उन्होंने गंगा की जो नाम पे, गंगा का एक और नाम है मणिकर्णिका, उसके नाम पे उनका नाम रखा. इन हर चाइल्डहुड शी वॉज कॉल्ड मनु. उन्हें घर पे मनु बुलाते थी. शी वॉज फॉन्ड ऑफ हॉर्स राइडिंग एंड शूटिंग. उन्हें हॉर्स राइडिंग और शूटिंग का बहुत शौक था. वन शी जम्प्ड फ्रॉम हर ओन हॉर्स एंड सेव द लाइफ ऑफ नाना साहिब. एक बार वो अपने घोड़े से जंप करा उन्होंने क्योंकि उन्हें नाना साहिब की जान बचानी थी. शी वॉज मैरिड टू गंगाधर राव, द रूलर ऑफ झांसी, एंड बिकेम महारानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी. तो उन्होंने जो है गंगाधर राव से शादी करी और झांसी की रानी बन गई. शी गेव बर्थ टू अ बेबी बॉय हु डाइड आफ्टर 3 months. उन्होंने एक मतलब बेबी बॉय को जन्म दिया, लेकिन 3 months बाद उसकी डेथ हो गई. ड्यूरिंग हर मैरिड लाइफ शी टुक कीन इंटरेस्ट इन मिलिट्री ट्रेनिंग. अपने जो मैरिड लाइफ में भी मिलिट्री ट्रेनिंग में उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया. व्हेन राजा गंगाधर राव डाइड, द इंग्लिश रूलर्स वांटेड टू कैप्चर झांसी बट रानी ruined their plans to capture झांसी. जब भी राजा गंगाधर राव की डेथ हुई तो इंग्लिश रूलर्स ने सोचा कि अब वो इसको हथिया लेंगे, लेकिन रानी ने उनके प्लान्स पूरे रुइन कर दिए. शी fought bravely and defended her state from the Britishers. उन्होंने बहुत लड़ाई करी और अपने राज्य को बचाया. She was a great patriot, fearless and brave. वो बहुत ही ज़्यादा पेट्रियट थी, अपने देश से बहुत प्यार करती थी और एकदम fearless थी, brave थी. She took an active part in the struggle for freedom in 1857. 1857 का जो freedom struggle था उसमें उन्होंने बहुत अच्छा participation दिया. And sacrificed her life in the battle. और finally वो उन्होंने अपनी life को sacrifice कर दिया. She was only 23 then. जब उन्होंने ये काम किया तब वो सिर्फ 23 साल की थी. No doubt, रानी लक्ष्मीबाई is one of the most famous Indian women. और इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई जो है वो एक सबसे ज़्यादा जानी मानी हस्ती हैं हमारी इंडियन वुमेन में जब बात होती है तो. ओके, अब आते हैं हम डायरी राइटिंग में. सो यू विजिटेड द रेल म्यूजियम इन दिल्ली अलॉन्ग विद सम ऑफ योर फ्रेंड्स. दिल्ली का जो रेल म्यूजियम है उसको आपने देखा आपके फ्रेंड्स के साथ. यू सा सम ऑफ द मोस्ट एंशियंट रेल इंजन्स. आपने सबसे पुराने रेल इंजन्स देखे. अब आपको अपनी डायरी एंट्री करनी है, ठीक है. तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? वेंसडे, और उसके बाद आ जाएगा डेट, फिर हमने टाइम लिख दिया. डियर डायरी, टुडे वॉज रियली अ फन फिल्ड एंड नॉलेजेबल डे फॉर मी. आज तो एकदम बहुत ही मज़ेदार और फुल ऑफ नॉलेज वाला दिन था. एज आई विजिटेड द नेशनल रेल म्यूजियम अलॉन्ग विद माई फ्रेंड्स. आज हमने क्या देखा?
नेशनल रेल म्यूजियम देखा अपने दोस्तों के साथ। The museum sprawls on 10 acres and houses both indoor and outdoor exhibits. जो म्यूजियम है वो फैला हुआ है 10 एकर्स में और उसमें पूरे इंडोर और आउटडोर एग्जिबिट्स हैं। एग्जिबिट्स मतलब जो आप एग्जीबिशन देखते हो, अगर आप कोई भी जो होता है म्यूजियम देखते हो तो उसमें जो चीज़ें रखी जाती हैं उन्हें एग्जिबिट्स कहा जाता है। I saw many interesting engines such as steam engine, loco, electric loco, diesel loco, saloon, rail car, wagon, crane, fireless engine and fire engine. I also rode on the toy train. मैं toy train में भी बैठी थी. It was run by 2-6 locomotive with an oversized chimney. अब ये जो information है आप कहाँ से लेके आओगे? नहीं है कोई बात नहीं, मत लिखना, ठीक है, रटने की ज़रूरत नहीं है, नहीं है कोई बात नहीं, मत लिखना, आप बाकी कर दो कि हमने देखा, हमने उनके वर्किंग को देखा, हमारे फ्रेंड्स ने जो है बहुत मस्ती की वहाँ पे, ये सारी चीज़ें लिख के आओगे आप। इट वॉज बिल्ट बाय द ब्रिटिश फर्म डिकर एंड कंपनी इन 1910. The museum also houses the working model of the first steam rail engine built by Robert Stephenson. Models of Rajdhani Express, double-decker coaches, signaling system and Nilgiri mountain railways are also on display. I really enjoyed the visit very much. And then you have to write your name. Okay? दूसरा क्या है? Ananya kept on looking at the car which had dropped her at the orphanage. अनन्या बार बार उसी कार को देखती जा रही थी जिसने उसको ऑर्फनेज में छोड़ा था। Will they ever come back to pick her up? She didn't know. अब ये स्टोरी आपको कंटिन्यू करनी है, तो आगे देखते हैं। उसे नहीं पता था कि ये लोग जो उसे छोड़ के गए हैं क्या वो कभी भी उसको लेने आएंगे, बट यू नो इन हर हार्ट शी होप दे वुड, उस अपने मन में उसे भरोसा था कि शायद वो आएंगे। The uncle and aunt who had found her alone and hungry crying by the roadside had taken her home with them. वो जो उसके अंकल आंटी थे जिन्होंने उसको देखा था वो रोड के साइड में अकेली थी, रो रही थी, भूखी थी, वो उसे अपने घर लेके गए थे। There she was bathed, fed and given clean clothes to wear. वहाँ पे उसको नहलाया, उसको खाना खिलाया, उसको अच्छे कपड़े दिए। Those clothes she came to know later once belonged to their daughter who was no longer alive. बाद में उसको पता चला कि ये कपड़े उसी बच्ची के थे जो उनकी बेटी थी जो अब जिंदा नहीं थी। I wonder why they did not keep me as their daughter, asked Ananya of the lady in the orphanage. अनन्या ने वो ऑर्फनेज की लेडी से पूछा कि इन लोगों ने मुझे रखा क्यों नहीं। डोंट वरी माई चाइल्ड, दे विल कम बैक फॉर यू। तो वहाँ पे ऑर्फनेज की लेडी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, वो लोग तुम्हारे लिए वापस आएंगे, बट फर्स्ट दे मस्ट कंप्लीट द पेपर वर्क एंड अदर फॉर्मेलिटीज़। लेकिन उसके पहले उन्हें पेपर वर्क ख़त्म करना पड़ेगा, अदर फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म करनी पड़ेगी, एंड यू मस्ट स्टे हियर टिल दैट इज़ डन, और तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा जब तक वो सब हो जाए। अनन्या हैड टू बी सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई ऑफ द लेडी हैड गिवन। अनन्या को वही सुनना था, उसी चीज़ से अपनी धीरज को बांध के रखना था जो लेडी ने कहा था। शी वॉक्ड स्लोली इनसाइड द बिल्डिंग बिहाइंड द लेडी। वो धीरे धीरे उस लेडी के साथ बिल्डिंग के अंदर चली गई। टीयर्स वर ट्रिकलिंग डाउन हर चीक्स। अब वो रोने लग गई थी और उसके आंसू बह रहे थे। शी वेंट टू स्लीप विद अ हेवी हार्ट। और बहुत दुखी मन से वो सो गई। Her joy knew no bounds when a few days later the kind uncle and aunt came back and took her with them. उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब कुछ दिनों बाद उसके अंकल आंटी आए और उसको लेके गए। Now her future was in safe hands. अब उसका फ्यूचर safe hands में था। Ananya was extremely happy to find herself in a safe home with kind-hearted and compassionate parents. वो बहुत खुश थी जब वो जो है बहुत ही दयालु और बहुत ही compassionate parents के साथ एक safe future देख रही थी। Right? Done? So here we are done with our grammar and creative writing part. अब आते हैं section C की तरफ, which is literature. सबसे पहले extract based questions हैं। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory," and he patted Margie's head again. Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blacked out completely. So यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, the fun they had, you know, the teacher, the mechanical teacher की बात हो रही है, तो अब उस पे बेस कुछ questions हैं.
द इंस्पेक्टर पैटेड मार्गीज हेड, क्यों किया उन्होंने ऐसा? बिकॉज ही वॉन्टेड टू शो कि मार्गी की कोई गलती नहीं है। Those things happen sometimes, इसका मतलब कि ऐसी मैकेनिकल मिस्टेक्स होती रहती है, माल फंक्शनिंग ऑफ मशीन्स। The county inspector had slowed the machine down and set it to the pace of the learner of class, मतलब एक 10 years की एज के बच्चे के हिसाब से उन्होंने रख दिया था। टॉमीज मैकेनिकल टीचर वॉज टेकन अवे फॉर रिपेयर फॉर ऑलमोस्ट 1 month, क्यों? क्योंकि उसका जो है पूरा ब्लैकआउट हो गया था। क्या? उसका जो हिस्ट्री का पोर्शन था पूरा रिमूव हो गया था। चूज द एंटोनिम ऑफ डिसअपॉइंटेड, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। ओके, नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं। एज अ 5-year-old, बिस्मिल्ला खान प्लेड गिल्ली डंडा near a pond in the ancient estate of Dumarao in Bihar. He would regularly go to the nearby Biharji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. This happened 80 years ago, and the little boy has travelled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. So, अब है ड्यूरिंग हिज 5 years ऑफ एज, बिस्मिल्ला खान जो है वो गिल्ली डंडा खेलते थे नियर द पॉन्ड इन द एंशिएंट एस्टेट ऑफ दुमराव। बिस्मिल्ला खान रेगुलरली वेंट टू बिहारी टेम्पल एंड सिंग द डैश, दो ही वॉज अ मुस्लिम, क्या गाते थे वो? भोजपुरी चैत। बिस्मिल्ला गॉट अ डैश एज अ रिवॉर्ड, क्या मिलता था उनको? लड्डू मिलता था। कितने किलो का? 1.25 kg का लड्डू मिलता था, और बाद में एट द एज ऑफ 80 उनको भारत रत्न मिला था। What was the distance that little boy has traveled? उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था? From a small award of 1.25 kg to भारत रत्न अवार्ड। अब एंशियंट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? मॉडर्न, या फिर रिसेंट, या तो एब्सोल्युटली न्यू। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज पोम बेस्ड एक्सट्रैक्ट। The root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be roped, tied and pulled out, snapped out or pulled out entirely out from the earth's cave. And the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, द पोएट सेज कि अगर आपको एक किल को मारना है तो उसको आप क्या करोगे? अपरूट कर दोगे, निकाल दोगे, जड़ से बाहर कर दोगे। द ट्री हैज़ टू बी सेपरेटेड, ट्री को किस चीज़ से सेपरेट करना है? इट हैज़ टू बी सेपरेटेड फ्रॉम अर्थ, मतलब अपरूट करना है। अर्थ केव इन द स्टैंजा का मतलब होता है पिट, मतलब गड्ढा। द रूट्स आर डैश इन कलर एंड आर वेट, कौन से कलर के होते हैं? वाइट कलर्स के हैं और गीले हैं। चूज द एंटोनिम ऑफ एंटायरली, एंटायरली का मतलब ऑपोजिट हो जाएगा पार्शियली, आधा। ओके, नेक्स्ट जो एक्सट्रैक्ट है, where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bear cubs in their funny furry clothes. तो यहाँ पे सबसे पहले जो एनिमल हमें नॉर्थलैंड रीजन में मिलता है वो कौन है? रेंडियर की बात हो रही है। पीपल इन नॉर्थलैंड रीजन टाई द रेंडियर्स टू, किससे बांध देते हैं? वो स्लेज से, ताकि वो मूव कर सकें। जो बच्चे होते हैं वो कैसे दिखते हैं? बेयर के कब्स जैसे। हार्नेस का मतलब क्या है? जिससे बांधा जाता है, टाइंग द रेंडर्स विद अ रोप टू अ स्लेज। अब स्विफ्ट मतलब फटाफट, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? स्लगिश, स्लो, स्लो। ओके, अब आते हैं हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में। सो द क्वेश्चन इज, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज द पोएट इमेजिन्स इन द पोम? सो यहाँ पे है हमारा आंसर, द पोएट इमेजिन्स अ लाइफ फुल ऑफ जॉय, पीस एंड सॉलिट्यूड। The poet imagines a peaceful morning with the sound of crickets, a glimmery midnight sky, a glowing afternoon and evenings full of melodious singing of linnet birds. Next question है, explain the phrase weave their air threads into woof. अब ये सब आपको तभी आएगा जब आपने हर चैप्टर, हर पोम अच्छे से पढ़ी हुई है। While listening to the sound of the rain, thousands of remembrances weave a weft in poet's memory. तो जहाँ पे वो बोलता है जब उसको बारिश की आवाज़ आ रही तो उसके दिमाग में बहुत सारी मेमोरीज आ गई। The poet wants to say that his memories are not clear. Poet ये कह रहा है कि उसकी मेमोरीज एकदम क्लियर नहीं है। They are interwoven in the manner as threads are interwoven in a piece of clothes. वो उतने ही mingled है, interwoven है, जैसे कि कपड़े को बनाते टाइम थ्रेड को जैसे वो वीव करते हैं।
What is the central idea of the poem Wind? ये जो poem है Wind, उसका central idea क्या है? The central idea of the poem Wind is that we should face the difficulties, challenges and obstacles in our lives strongly and with determination. हमें हमारी लाइफ में सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, डिफिकल्टीज, हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स, इनको बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिनेशन और परसिवरेंस के साथ फेस करना चाहिए. Only then we can overcome them and emerge victorious. और तभी हम उनका सामना कर पाएंगे और जीत के बाहर आएंगे. If we fail to do so, we will be destroyed. अगर हम नहीं कर पाए से तो हम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. What is intended by diverged? ये जो diverged का मतलब क्या है? The poet had come into a forest. वो एक forest में आए थे. Where the path had split into two roads. जहाँ पे जो रास्ता है वो दो भाग में divide हो गया. That is, one path has diverged into two parts. मतलब एक जो रोड इस तरीके से चली आ रही थी. Okay? Just one second. Yeah, here we have. तो एक रोड जो इस तरीके से चली आ रही थी वो दो पार्ट पे डाइवर्ज हो गया. तो ये रोड जो जा रही थी वहाँ पे एक रोड इधर जाने लग गई, एक रोड इधर जाने लग गई. इन आर लाइफ वी आर कॉन्स्टेंटली फेस विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. हमारी लाइफ में कंटिन्यूसली कौन सी प्रॉब्लम आती है? चॉइस की, कि ये ए ऑप्शन लें या बी ऑप्शन लें. इमीडिएटली द पोएट अंडरस्टूड दैट एज अ ट्रैवलर वॉकिंग ऑन बोथ द रोड्स इज इम्पॉसिबल फॉर हिम. कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें लगता है यार चॉइस ए लेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं चॉइस बी ज़्यादा अच्छी निकले, बाद में पता चले. चॉइस बी लेंगे तो ऐसा नहीं तो चॉइस ए के लिए रिग्रेट होगा. क्या मैं दोनों चॉइस ट्राई कर सकती हूँ? लेकिन ऐसा होता नहीं है. तो यहाँ पे जब वो इस रोड पे थे तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि अब उन्हें एक चॉइस लेनी पड़ेगी और वो दोनों रोड पे एक साथ नहीं चल सकते हैं. Why did the policemen not allow the saffron-clad westerners to enter the temple? पुलिसमैन ने सैफरन कलर के जो कपड़े पहन के जो लोग थे उनको, वेस्टर्नर्स को टेम्पल में एंटर करने क्यों नहीं दिया? The policemen did not allow a party of saffron-clad westerners to enter the temple because he was not convinced that they were Hindus. क्योंकि उसको ये convince नहीं था, वो ये नहीं मान पा रहा था कि वो लोग हिंदू हैं. According to the temple management, only Hindus were allowed to enter the पशुपतिनाथ temple. और टेम्पल के जो रूल्स हैं उनके हिसाब से सिर्फ हिंदूज को अलाउड था अंदर जाना. अब हम आते हैं जो आपका सप्लीमेंट्री रीडर है, उसमें 3 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें से 2 करने हैं आपको. हु इज़ द मोस्ट डियर फॉर द चाइल्ड? एक बच्चे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है? द डियरेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड फॉर द चाइल्ड इज हिज पेरेंट्स लव. उस एक बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके माता पिता का प्यार. इफ़ दे आर नॉट विद हिम, he feels no interest in sweets, garlands, balloons, music and swinging and roundabout. अगर उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं हैं तो ना उसको चॉकलेट्स में इंटरेस्ट है, ना फ्लावर्स में है, बलून्स में, म्यूजिक में, मेले में, कहीं नहीं. द पेरेंट्स लव एंड सपोर्ट मैटर द मोस्ट टू अ चाइल्ड. एक बच्चे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसके माँ बाप का प्यार. Did Toto stay with the narrator's family forever? Why? क्या टोटो उस नरेटर की फैमिली के साथ जिंदगी भर रहा? Toto did not stay with the narrator's family forever. He was a great nuisance. वो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान करता था. He broke plates, he tore clothes and curtains. उसने plates तोड़ दिए, curtains फाड़ दिए, कपड़े फाड़ दिए. The family could not bear this loss. और family जो है इस loss को bear नहीं कर पाई. So he was given back to the Tonga driver for only 3 rupees. तो उन्होंने उसको टोंगा ड्राइवर को दे दिया सिर्फ 3 रुपये में. How does Ishwaran describe the uprooted tree on the highway? What effect does he want to create in his listeners? ईश्वरन ने वो जो हाईवे पे जो उखड़ा हुआ पेड़ था उसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया? Ishwaran describes the uprooted tree on the highway as the road was deserted and I was alone. ठीक है, कैसे एक्सप्लेन किया? Suddenly spotted something that looked like an enormous, avid, bushy beast lying sprawled across the road. But as I came closer, I saw that it was a fallen tree, with its dry branches spread out. He wanted to create suspense and surprise in his listeners. तो उन्होंने जिस तरीके से स्टार्ट किया कि उन्होंने क्या बोला? Suddenly spotted something that looked like an enormous, avid, bushy beast. एक beast जैसा कुछ लाई कर रहा था. But later क्या पता चला वो तो एक पेड़ था. ओके, सो अब हम आते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की तरफ. 4 क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस मेन रीडर, 2 क्वेश्चंस सप्लीमेंट्री रीडर. एक एक करना है आपको. ऑप्शन है. इन व्हाट वे वाज ईश्वरन एन असेट टू महेंद्र?
ईश्वरन वॉज महेंद्र's कुक, ईश्वरन महेंद्र का कुक था. He was quite attached to Mahendra and followed him without any complaint to wherever he was posted. तो वो महेंद्र को जो है वो महेंद्र से काफ़ी ज़्यादा अटैच थे और जहाँ भी वो जाता था उसके साथ चले जाते थे. He cooked for Mahendra, washed his clothes and chatted away with him at night. वो उसके कपड़े धोते थे, उसके लिए खाना बनाते थे और रात में उसके साथ बातें किया करते थे. He had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere and could miraculously conjure up to the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the new workplace. उसके पास एक अमेजिंग कैपेसिटी थी, वो कहीं से भी सब्जी वब्जी खाने का सामान और मसाले ढूंढ ही लेता था और जहाँ भी वो लोग कहीं नई जगह शिफ्ट होते थे 1 घंटे के अंदर वो एकदम टेस्टी खाना तैयार रखता था. ईश्वरन जो था महेंद्र के लिए एक बहुत बड़ा एसेट था. Mahendra calls ghosts or spirits a figment of imagination. What happens to him on a full moon night? Full moon night की रात में उसके साथ क्या हुआ था? महेंद्र does not believe in ghosts. उसको भूतों पे कोई विश्वास नहीं था. He calls ghosts or spirits a figment of imagination. वो बोलता है ये सब आपके ख्यालों की बात है. And scolds ईश्वरन on narrating their tales. और जब ईश्वरन जो है भूतों की कहानी बताता था तब वो उस पर गुस्सा करता था. But one full moon night he was woken up by a low moan. एक बार फुल मून की रात में उसको एक कराहने की आवाज़ आई, किसी की मोर्निंग की आवाज़ आई. He thought it could be a cat. उसको लगा कोई कैट है. But the moaning became louder and louder. लेकिन आवाज़ ज़ोर होने लग गई. He then looked out and saw a cloudy form clutching a bundle. तब उसने देखा एक cloudy form था, एक क्लाउडी मतलब सफ़ेद जैसा कुछ था फॉर्म जो एक बंडल को क्लच किया हुआ था. He thought this was the female ghost which ईश्वरन had been talking about. उसे लगा यही है वो फीमेल घोस्ट जिसके बारे में ईश्वरन बात कर रहा था. महेंद्र broke into a cold sweat. उसके पसीने छूट गए. He fell back on the pillow breathing heavily. वो एकदम से वापस से लेट गया, एकदम ज़ोर से डर रहा था वो, उसकी सांसें बहुत ज़ोर ज़ोर से चल रही थी. Next morning he had forgotten about it. अगले दिन सुबह वो भूल गया. But ईश्वरन told him that he also had seen the female apparition. लेकिन ईश्वर ने कहा उसने भी फीमेल भूत को देखा था. A chill went down Mahendra's body. महेंद्र की बॉडी में एकदम से एक चिल मतलब जो एकदम डर जो लग जाता है वो हो गया. He left the place the very next day. और अगले ही दिन उन्होंने वो घर छोड़ दिया. एक्सप्लेन हाउ कैन द स्वीट मोमेंट्स ऑफ लाइफ हेल्प अस. जो लाइफ के स्वीट मोमेंट्स हैं वो हमें किस तरीके से हमारी मदद कर सकते हैं. When we remember the sweet moments of life, we forget every pain. जब हम इन मोमेंट्स को याद करते हैं हमारा पेन चला जाता है. Riches have no meanings. पैसे का कोई मतलब नहीं रह जाता. We can feel pleasure even in a cottage. अगर हम एक छोटे से कॉटेज में हैं तो भी हम खुश हो सकते हैं. In fact, when there is no peace in our heart, we cannot lead a happy life even if we are rich. अगर हमारे मन में शांति नहीं है तो हमारे पास कितना भी पैसा हो हम खुश नहीं रह सकते. Sweet moments refresh our brain and fill us with energy. जो छोटे छोटे अच्छे मोमेंट्स होते हैं ये हमारे बॉडी में, हमारे ब्रेन में एकदम एंथुसियाज्म लेके आ जाते हैं और हमें एनर्जी से भर देते हैं. So the sweet moments of life are the true treasures of our life. तो जो लाइफ के जो स्वीट मोमेंट्स हैं यही लाइफ का एक्चुअल ट्रेजर है. These memories bind us to our roots. और ये जो मेमोरीज होती हैं वो हमें हमारे रूट से बाइंड कर देती हैं. We feel joy and happiness when we recollect these memories. हमको जॉय और हैप्पीनेस फील होता है जब हम इन मेमोरीज को रिकलेक्ट करते हैं. They fill us with a renewed energy and help us to face the hardships of life. वो हमको एक एनर्जी से भर देते हैं और लाइफ की परेशानियों से सामना करने का हमारे अंदर जज्बा ला देते हैं. Okay, last question of the sample paper. Do you think that the poem is about regret? Support your answer with instances from the poem. Yes, I think the poem is about regret, the road not taken. The poet has title is as the road not taken. उसने बोला वो रोड जो मैंने नहीं ली, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर एक उदासीनता है, रिग्रेट है. It seems to imply that the poet is regretful about the path that he had chosen or the choice or the decision that he had made. The road not taken में सुन के ऐसा लगता है कि शायद उसके अंदर कहीं ना कहीं अफसोस है कि वो वाली रोड काश में ले लेता या वो वाली रोड मैंने नहीं ली. The poet conveys that in our life we have to constantly make choices and decisions that affect our future. Poet कहना चाह रहा है कि हमारी लाइफ में हमें constantly ऐसे decisions लेने पड़ते हैं, ऐसे choices लेनी पड़ती हैं जिसकी वजह से जो है मतलब हर decision में हमें कोई ना कोई choice लेनी पड़ती है.
When we choose something, we forgo the other options available. अगर 4 ऑप्शंस हैं या 2 ऑप्शंस हैं, जब हम एक ऑप्शन चूज करते हैं तो बाकी के ऑप्शंस हमें छोड़ने पड़ते हैं. There is a possibility that the foregone options were promising and if chosen would have made us successful. हर चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है. वैसे ये है कि अगर आपने शायद दूसरा ऑप्शन चूज़ किया होता तो शायद आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होता, शायद आपकी लाइफ और ज़्यादा सक्सेसफुल होती और शायद आपको एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर मिलता. So the poet regrets in not choosing such options and making a choice which has not given him as such success as he anticipated. So poet जो है बहुत ज़्यादा खुश नहीं है. वो ये सोच रहा है शायद वो दूसरा ऑप्शन लेता तो उसकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होती, क्योंकि अभी जो उसने ऑप्शन लिया है उस ऑप्शन ने उसको उतना सक्सेस नहीं दिया जितना उन्होंने एंटिसिपेट किया था, मतलब जितना उन्होंने सोचा था. And that is it. Here we are done with this sample paper. I hope you have understood this. So guys, thank you so much for being with me. I hope you like this. I'm going to come up with the last sample paper real soon. Keep practicing. Make sure that आपकी राइटिंग स्पीड चल रही है, क्योंकि अगर राइटिंग स्पीड नहीं होगी तो फिर आपका पेपर आपको कितने भी अच्छे से आता हो, यू हैव टू राइट पैसेजेस, यू हैव टू राइट डायरी एंट्री एंड पैराग्राफ्स, तो आपका पेपर छूट सकता है. सो इसीलिए कोशिश करना कि आप रोज़ राइटिंग प्रैक्टिस करो, ठीक है. स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं होंगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी करेक्ट हो जाएगा एंड यू विल बी सॉर्टेड. सो आई एम गोइंग टू सी यू वेरी सून विथ सैम्पल पेपर 10 क्लास 9 इंग्लिश. एंड कौन से प्लेटफॉर्म पे? ऑफ कोर्स दिस इज मैग्नेट ब्रेन्स. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय.